अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि ये जो सेल का लिविंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं ना कि भाई प्रोटोप्लाज्म, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि भाई प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है। इस प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है लिविंग मटेरियल। ठीक है, जो जो कि एक लिविंग मटेरियल है उसको जो है वो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को अपनी औकात में रख के बैठती है। मिसाल के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास जो सेल की जो दो टाइप्स होती है जिसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक तो आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, उसका किंगडम भी अलग है। बाकी जितने भी किंगडम्स हैं यानी किंगडम प्रोक्टोप्टेस्टा है, एनिमलिया है, प्लांटी है एंड फंजाई, इनके जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ये एन लिखकर मैं क्रॉस कर देता हूँ। और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, मेन रीज़न ये होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी कई काफ़ी सारे नेम्स हैं। मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन, एक तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा यानी लिक्विड पोर्शन, यानी यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, और उसकी मेम्ब्रेन यानी ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक को इसका और नाम है प्लाज्मा लीमा। ये लीमा का लफ्ज़ जो होता है वो मेम्ब्रेन के लिए होता है, या आप इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको सिलेक्टिवली पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वो उसके फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ये भी इसका नाम है। और एक और नाम है इसका, इसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये सिक्योरिटी गार्ड भी इसको फंक्शन के हवाले से कहा जाता है। तो काफ़ी सारे नेम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये कंट्रोल करती है जो मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है, यानी मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जो चीज़ सेल के अंदर आ रही है वो भी यहाँ से क्रॉस करेगी, जो अंदर से बाहर जा रही है उसको भी यहीं से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल करती है किस चीज़ को अंदर आना है और किस चीज़ को नहीं आना है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन पर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन, इसकी बनावट किस केमिकल से बनी हुई है उस पर आते हैं। केमिकली अगर ये कहा जाए कि ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है तो हम कहते हैं भाई प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी हुई है, और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन सेल के अंदर भी काफ़ी सारी जो होती है वो मेम्ब्रेन मौजूद रहती हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन होती है। लेकिन
वो बनी होती है सेम चीज़ की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली बनी हुई है, तो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सेम मटेरियल से बनी होंगी। ठीक, अब आते हैं नीचे। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात की गई है, प्लाज्मा की स्ट्रक्चर की। अच्छा, प्लाज्मा की जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो एक मॉडल पेश किया जाता है, उस मॉडल के बारे में बताया जाता है। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। एक का नाम था सिंगर, ठीक है, सिंगर, एंड दूसरे का नाम था निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। इस मॉडल में, ये जो मॉडल है, इस मॉडल में सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कुछ बातें की गई हैं, और ये मॉडल बताता है हमें कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है, यानी इनमें दो मेम्ब्रेन होती हैं और वो फॉस्फोलिपिड्स की होती हैं, और उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी पार्शली या होली एम्बेडेड होते हैं। या तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होली यानी कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे जैसे कि ये, या तो वो पार्शली होंगे यानी एक तरफ से होगा लेकिन दूसरी तरफ से ये नीचे नहीं जाएगा। तो या तो वो बाहर की तरफ से प्रोटीन होगा या तो वो अंदर की तरफ से होगा। इस बुक में उसके नाम नहीं है, लेकिन उन प्रोटीन को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही है इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरी प्रोटीन भी होती है जिसको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, वो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये जो आपको पर्पल कलर के ये जो नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इस तरह से, ठीक है, ये है फॉस्फोलिपिड्स। लेकिन ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक यहाँ से अपर की तरफ एंड एक लोअर की तरफ, और इसके दो एंड होते हैं। इसका जो अपर वाला ये जो एंड है ये फास्फेट जो है वो ग्रुप का होता है, फॉस्फेट ग्रुप का, और जो ये नीचे आपको टेल नज़र आ रही है ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। उसमें भी एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है ये इस पार्ट को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक। यानी ये जो अपर वाला पार्ट है इसका, ये वाटर को पसंद करता है, यानी वाटर लविंग होता है। और ये जो नीचे दिया गया पार्ट है, टेल वाला जो हिस्सा है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, हाइड्रोफोबिक होता है। ये बुक के अंदर मेंशन है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर फोबिक फियर को कहते हैं और हाइड्रो वाटर को कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड से, और लिपिड्स की वाटर से बनती ही नहीं है, तो इसलिए ये वाटर को पसंद नहीं करता। ये जो खास ये जो दरवाजे हैं, यानी ये जो डोर्स हैं प्रोटीन के, यानी वाटर जब सेल के अंदर आता है तो उसका कोई ख़ास चैनल होता है, कुछ ख़ास रास्ता होता है एक, जहाँ से वो दाखिल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, वो लिपिड्स जो है वो वाटर को दाखिल होने नहीं देगा। ये थी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कटी हुई स्ट्रक्चर, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो बयान करता है। आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, अब बात हो रही है प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं
वो स्केटर्ड होते हैं, इसे बिखरे पड़े रहते हैं, जिस तरह आइस विल फ्लोट इन दी सी। जैसे कि समंदर होता है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े हमें नज़र आते हैं, इस तरह से प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में से फ्लोट करती रहती है। ठीक है, इस तरह आप समझिए कि जो लिपिड्स है वो समझें कि एक सी है, समंदर है, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो समझें वो बर्फ़ के टुकड़े हैं। ठीक है, और ये भी बताया जाता है ये जो प्रोटीन है उनके जो पैटर्न होते हैं वो वेरी करते हैं मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, यानी मुख्तलिफ होते हैं, और उनकी जो दोनों सरफेसेस जो होती हैं वो भी वेरी होती हैं, मतलब डिफरेंट होती है। ये इसकी थिकनेस के हवाले से बात की गई है, आप नंबर याद कर लीजिएगा, 7 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। आगे भी बात की गई है, ये भी स्ट्रक्चर में ही आता है टॉपिक। तो आपने पढ़ा कि जो लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो 2 लेयर्स यानी बायलेयर्स में होता है, जो कि फास्फोलिपिड्स होता है। और उसका जो फास्फोलिपिड्स वाला जो मैंने आपको ये बताया था, इस तरह से ये जो था स्ट्रक्चर, इसमें इसका एक जो एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर को पसंद नहीं करता, यानी ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। और जो दूसरा है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जो ये है अपर वाला, ये सर्कल वाला फास्फेट ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर को पसंद करता है। और इसमें फास्फोलिपिड्स के साथ स्टेरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं, और ये लिपिड्स की टाइप हैं। अच्छा, अब बात की गई है कटिंग के हवाले से। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को काटेंगे, किस तरह से काटेंगे ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, आपने एक छुरी ले ली, उस छुरी से आप जो है वो इसको काट रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको काट रहे हैं, तो जो आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जब एक जैसे नहीं होते हैं तो हम उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं भाई एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल उसको कहा जाता है। ठीक है, यानी जो 2 पार्ट्स आपको सरफेस के मिलेंगे वो नॉट आइडेंटिकल होंगे। अब बात हो रही है फिर से कुछ खास प्रोटीन की, जो कि इस बायलेयर फ्लूइड में मौजूद होती हैं। तो ये प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में डिटरमाइन करती हैं वो फंक्शन के हवाले से करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसके साथ एक और बायोमॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल जो होता है वो अगर जो है वो ज्वाइन है इसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जो हम इस चैप्टर में एंड में पढ़ेंगे। तो अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा भाई, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइको लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन के लिए लफ्ज़। अगर इस प्रोटीन के साथ लिपिड्स हो जाए तो हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब इसके तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, वो इस टॉपिक में ही हम पढ़ लेंगे नीचे। और जो साइटोस्केलेटन है, जो जैसे हमारे अंदर एक स्केलेटन होता है जो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसी तरह सेल के अंदर भी एक अपना इसका स्केलेटन होता है, जो कि एक धागों का बना होता है, फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। वो उसको सपोर्ट भी करता है और उसको शेप भी प्रोवाइड करता है। वो यहाँ पर थे, मैंने आपको नहीं बताया। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये इस तरह से, ये क्या है, ये है साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीन है, ये साइटोप्लाज्म यानी ये सेल मेम्ब्रेन
बाहर से में दिखाई गई है, तो इस तरह अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर के ये सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये फास्फेट का ग्रुप है, और जो नीचे ये दिए गए इसको हम लिपिड्स कहते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। अब बात की गई है फंक्शन की, तो फंक्शन के हवाले से बात ये की गई है कि जो लिपिड वाला पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी को। जो चीज़ फ्लूइड में आ रही है या जा रही है उसको कंट्रोल करने का ये तरीका होता है, और लिपिड्स करती है उसको। और जब कंसंट्रेशन फैटी एसिड फास्फोलिपिड्स में ज़्यादा हो जाती है, तो ये बाय लेयर यानी जो ये फास्फोलिपिड्स की लेयर है वो मोर फ्लूइड हो जाती है और फ्लेक्सिबल भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ गया है। इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो इसको स्टेबल करता है, यानी सेम कंडीशन में लाने के लिए कायल होता है लिपिड्स बाय लेयर में। और ये जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें सेल के अंदर यानी एंट्री लेने वाले मॉलिक्यूल और एग्जिट लेने वाले मॉलिक्यूल यहाँ से गुजर जाते हैं, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो। पोलर मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उस पर पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ली होती है। तो जिस मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिटेल से, मैं जस्ट आपको समझा रहा था। अब बात की गई है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होता है उसके फंक्शन की। तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब उसका जो काम होता है वो एक तो ट्रांसपोर्ट का होता है, लेकिन वो जो प्रोटीन होते हैं यानी जो चैनल होते हैं वो कैरियर यानी कोई चीज़ अंदर ला रहे होते हैं, या एक चीज़ को अंदर से बाहर की तरफ जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो कुछ प्रोटीन चैनल के तौर पर बिहेव करते हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पर, कुछ रिसेप्टर के तौर पर, और कुछ एंटीजेंस के तौर पर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल से, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, लेकिन चलो हम इसको पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। तो एक प्रोटीन का जो फंक्शन हमें बताया जा रहा है वो ये है कि भाई ये चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं और कुछ चैनल। अब चैनल में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो अगर ये मेम्ब्रेन है तो एक ये डबल मेम्ब्रेन होती है बाय लेयर, ठीक है। या तो वो ऐसे होंगे प्रोटीन कि ये दोनों मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे, या तो वो एक जगह पर होंगे इस तरह से। तो ये दोनों तरफ में जो यानी जो कम्प्लीटली यानी होली जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो सिर्फ एक तरफ हो दूसरी तरफ ना हो उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब जो ऐसे प्रोटीन होते हैं तो वो पैसेज का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसी चैनल से वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपली मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बाकी जो कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ से खुले हुए होते हैं और दूसरी तरफ से बंद होते हैं। तो जब कोई मॉलिक्यूल आकर बैठता है तो वो फिर नीचे से खुल जाते हैं, ऊपर से बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल अंदर दाखिल हो जाता है। तो कुछ प्रोटीन जो है वो इस तरह का काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के तौर पर बिहेव करते हैं।
यानी कुछ प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम्स की नेचर भी प्रोटीन है, तो वो एंजाइमेटिक फंक्शन जो है वो जो है परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एक प्रोटीन है जो कन्वर्ट करता है एटीपी को एएमपी के अंदर। ये आगे आप पढ़ेंगे, मैं इस तरह से यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता क्योंकि बड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो एटीपी तो आपको पता होती है कि भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये एनर्जी का एक प्रोसेस होता है जो ये एंजाइम काम करता है, जिसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब आते हैं रिसेप्टर्स के तौर पर। प्रोटीन भी बिहेव करता है, तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, यानी रिसीव करते हैं सिग्नल्स अदर सेल्स से। और ये इसके हर रिसेप्टर जो होता है उसकी खास शेप होती है, वो बाइंड हो जाते हैं मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हमारे ब्रेन के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो एक केमिकल जो है वो या एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आपको पता है ना ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। ये चलो मैं आपको ये तो पता होगा कि जब फीमेल लेबर में होती है, यानी जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उसके जो यूट्रस होता है ये इस तरह से यूट्रस होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेबी होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है यूट्रस की। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो बेबी बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, वो ब्लड से होकर इस यूट्रस तक पहुंचता है। अब यूट्रस के सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ऑक्सीटोसिन आए और मेरे इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाए ताकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हार्मोन्स बन कहाँ रहा है, अपर साइड पर, हमारे हेड पर, और उसका काम जो होता है वो हमारे लोअर साइड पर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो ऑक्सीटोसिन ब्लड से आ रहा है, तो रास्ते में तो काफ़ी सारे जो हैं वो सेल्स से गुज़रता आता होगा, लेकिन किसी भी सेल के अंदर वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका रिसेप्टर है, जो उसका सीट नंबर है, वो यहाँ पर लगा हुआ है, वो यहाँ पर आकर बैठेगा। तो ये मैं आपको बस ऐसे समझा रहा था। ठीक है, या जब फीडिंग का टाइम होता है, बेबी जब मिल्क फीड करता है, तो मिल्की ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होती है इसी जो है वो ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हार्मोन्स हो, ठीक है, वो सर्कुलेट होता है ब्लड में, लेकिन किसी सेल पर जाएगा जहाँ पर उसका काम होगा, यानी टारगेट सेल पर जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि उसका रिसेप्टर वहाँ पर है, उस हार्मोन्स का, उस केमिकल का। तो कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अब आते हैं एंटीजीन्स पर। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि जो ब्लड हमें बताया जाता है कि भाई इसका ए पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, या ए है या बी है या सी है, तो वो इसी पहचान की वजह से होता है, एंटीजीन्स की वजह से, यानी प्रोटीन की वजह से, यानी आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने ब्लड कर निकाल लिया किसका, और ऊपर देखा कि भाई उस पर इस तरह का कोई प्रोटीन है, तो हमने इसका नाम रख लिया ए ग्रुप। अब हमने एक दूसरा जो है वो ब्लड ले लिया, उसके ऊपर देखा कि भाई उसके ऊपर जो है इस तरह सा जो है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, हमने इसका नाम रख लिया बी। अब हमने ऐसा भी ब्लड ले लिया कि उसके ऊपर इस तरह का भी था और इस तरह का भी प्रोटीन लगा हुआ था, तो हमने उसका नाम रख लिया भाई ए बी। तो इस तरह से
आइडेंटिफाई किया जाता है सेल को, क्योंकि काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी जैसे, मेरी हाइट जैसे, मेरे वेट जैसे आपको इस दुनिया में काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन मेरी जो पहचान होगी वो मेरे फेस से होगी। तो सेल्स भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उसकी जो पहचान होती है वो उस तरह के एंटीजेन्स की वजह से होती है। तो यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो एंटीजेन्स के तौर पर बिहेव करते हैं, यानी रिकॉग्नाइज के लिए, पहचानने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई भी फॉरेन एंटीजेन्स, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई वायरस है, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके उसको ख़त्म कर देता है। तो अपने आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या किया, उस सेल को पहचाना, फिर उसको किल किया। तो इस तरह के भी प्रोटीन्स बिहेव करते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। अब आते हैं इसके रोल पर। किसका रोल? ये जो ग्लाइकोलिपिड्स आपने पढ़ा था ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने पढ़ा जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए थे, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्लाइको है, ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? देखिए, आपने ये तो पढ़ा होगा कि सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, लेकिन सेल को ही कैसे पता चलता है कि भाई मुझे इस सेल से मिलकर कोई टिश्यू बनाना होता है? ये तो बात है ना कि भाई आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि भाई सेल जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब इसको कैसे, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू जो होता है वह ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इस सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे इस सेल से जाकर मिलना है और मिलने के बाद जो है वो मुझे टिश्यू बनाना है? तो ये ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। मोस्टली जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं सेल की सरफेस मार्कर्स पर, वो क्या करते हैं, वो सेल को रिकॉग्निशन करते हैं और फिर उसको स्टिकिंग करके और टिश्यू बना लेते हैं, उससे मिलकर टिश्यू बना लेते हैं। यहाँ पर रेगुलेशन की बात की गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह रेगुलेट करती है, ये जो नीचे दिए गए जितने भी जो हैं वो ये यहाँ पर जो मेंशन बातें की गई हैं ये सेम ही है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर 1 बाय 1 बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू फिलहाल, क्योंकि 1 बाय 1 हम जब चैप्टर पढ़ेंगे हर एक किंगडम का अलग अलग, तो उसमें ये चीज़ें मेंशन हैं। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन की जो रेगुलेशन होती है वो एक ये होती है कि ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। मिसाल के तौर पर ये अमीबा का सेल है और यहाँ पर इसका फूड पड़ा है, तो ये जो फूड आएगा वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन ये भी काम करती है। अब इसके अंदर हिस्से में कोई ख़राब चीज़ बन रही है, वो उसको खारिज भी यहाँ से करेगा, यानी एक्सक्रिएट भी करेगा। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ से सीक्रेट भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीटोसिन कहाँ पर बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर बन रहा है, तो वहाँ के सेल से रिलीज़ हो रहा है। और कुछ जो है वो ये जनरेट करती है आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल ऑफ नर्वस के लिए भी और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आयन जो भी आयन से ज़रूरी होते हैं उसको ग्रेडियंट रखने के लिए, यानी बैलेंस में रखने के लिए भी ये काम आती हैं। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है नॉर्मली कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सेल के अंदर जो मिनरल्स हैं या आयन्स हैं वो कम है, वो बाहर से अंदर की तरफ ला रही है, इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। किसके लिए? नर्वस के लिए, जो आपका नर्वस सिस्टम है, और मस्कुलर की एक्टिविटी के लिए। और ये मेंटेन करती है सूटेबल पीएच को एंड आयन की कंसंट्रेशन को भी, ठीक है। पीएच आपने पढ़ा होगा, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। अब इसको मेंटेन करनी है, क्योंकि पीएच जो होती है वो बड़ा रोल अप्लाई करती है। ये हम एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से टेम्परेचर का, पीएच का एक बैलेंस होता है, मेंटेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से इतना ही था।
इंशाल्लाह हम आगे फिर साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनल्स के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो 30 मिनट्स की हो गई है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही, दुआओं में याद। खुदा हाफिज़। और एक और चीज़ यही है कि मैं आप सबको यही कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। खुदा हाफिज़।